नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे चुका है। रविवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बरसात के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी परेशानी और बढ़ गई। शायद ही प्रदेश का कोई जिला ऐसा होगा जहां लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना ना पड़ा हो। बड़ी बहस में आज सबसे पहले प्रशासन के दावों की पोल खोलती और जनता की मुसीबत बढ़ाने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, हर जिले का हाल एक जैसा है। सड़कें यहां पर तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पैदल चलना तो दूर, सड़कों पर वाहनों से चलना भी खतरे से खाली नहीं है। मकान, दुकान, गली, सड़क, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा। गुरुग्राम से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर निकल कर आई जहां पर डूबने से एक की जान तो गई, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अन्य जगहों का हाल आप देखिए। फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, कैथल, रेवाड़ी और भिवानी, यहां पर भी सड़कें तालाब सी ही नजर आई और हर जगह पर जो गाड़ी चालक थे, जो वाहन चालक थे, जो बाइक से सवार थे या फिर कार में थे, सबकी परेशानी एक जैसी थी। रिक्शे वाला भी परेशान था, साइकिल वाला भी परेशान था, जिसको मजबूरी में निकलना था। इस बारिश में कहीं जाने के लिए, मजबूरी में अपना काम करने के लिए निकलना ही पड़ा, तो वो यहां पर हल्का नजर आया। बारिश की वजह से जल समस्या की जो इस वक्त तस्वीर है, जल भराव का जो नजारा है, उसकी वजह से वो परेशान नजर आया। ये 6 तस्वीरें और 7वीं तस्वीर गुरुग्राम की आप देखिए। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां पर वो हर साल नजारा अलग अलग जगहों पर दिखता था। इस बार भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स थे जहां पर पानी की समस्या बरकरार रही। सवाल यही है कि बरसा पानी और बढ़ गई परेशानी, क्योंकि हर बार जब भी बरसात होती है और इस तरीके की समस्या आती है तो उसका निदान निकालने के लिए रोड मैप की बात होती है। कहा जाता है कि अगले साल ऐसी तस्वीर कम से कम नहीं निकलेगी। इस बार भी जो पहली बारिश हुई तो उस पर भी हमने चर्चा की और उस वक्त में भी कहा गया कि पिछले साल की तुलना में इतना % यहां पर देखिए कम बरसात हुई है, और बरसात अगर कम हुई है तो उसकी वजह से यहां पर उसका असर भी है। कुछ जगहों पर कहा गया कि अच्छी बारिश के बाद भी यहां पर जल भराव नहीं हुआ, लेकिन अब जो तस्वीर है वो दूसरी बरसात की कहें या फिर कहें कि कुछ घंटों की लगातार बरसात के बाद की ये तस्वीर है। इधर गुरुग्राम में जलभराव के चलते एक युवक की मौत हो गई। राजीव चौक पैदल अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया, जिससे 1.5 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला तो गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। यहां पर लगभग 8 फुट तक पानी भरा हुआ था। यह अंडरपास है, राजीव चौक का फुट का जो अंडरपास है, उसमें यह व्यक्ति फंस गया, यह युवक फंसा। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। करीब 1 से 1.5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद जब इसे बाहर निकाला गया तो आप देखिए उसकी जान जा चुकी थी। यह अपने आप में बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है और सबसे ज्यादा दर्दनाक है कि बरसात में अगर शहरों में जलभराव की वजह से भी किसी की जान चली जाए तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि उन पहाड़ी इलाकों का क्या हाल होगा। वहां के लिए तो कहा जाता है कि वो खतरनाक इलाके होते हैं, लोग लापरवाही बरतते हैं और इस वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन यहां पर इस शख्स की आखिर लापरवाही क्या थी? अब ये गुरुग्राम की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हाईवे की तस्वीर है, वहां पर भी पानी। एक अंडरपास है, वहां पानी ही पानी। एक सिविल अस्पताल है, वहां पर भी पानी। और मंदिर का परिसर, शीतला माता मंदिर परिसर, वहां पर भी देखिए पानी ही पानी। यानी अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जगह, लेकिन पानी की समस्या हर एक जगह पर है। अंडरपास में अगर पानी भर गया तो यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वो निचला हिस्सा है, पानी का फ्लो ज्यादा हुआ होगा, बारिश ज्यादा हुई तो निचले हिस्से में अचानक से पानी भरना लाजमी है। लेकिन जिन जगहों पर ऊंचाई है, जो अंडरपास से कई गुना ऊपर है, वहां पर भी वही नजारा दिखाई दिया जो कि अंडरपास का था। अंडरपास में कई फुट पानी भरा था तो बाकी जगहों पर भी ऐसा नहीं है, वहां पर भी 1-2 फुट पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वहां पर घुटने के नीचे पानी था, लेकिन अंडरपास में गर्दन से ऊपर तक पानी था। यह नजारा साइबर सिटी, जो कि अपने आप में दुनिया में पहचान रखती है, उस साइबर सिटी की है। हालांकि हम यहां पर यह जरूर करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि यह तस्वीरें अगर हम देखें तो यह विकासशील देश भारत की तस्वीर है, साइबर सिटी की तस्वीर है। जर्मनी में भी लगभग 1000 साल के बाद ऐसा नजारा दिखाई दिया है कि जर्मनी जैसा शहर, इतना विकसित शहर, वो भी पानी से हलकान है। और उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर अभी भी हम नहीं चेते, अभी भी हमने अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं किया, अभी भी हमने अगर प्रकृति से खिलवाड़ बरकरार रखी तो फिर भविष्य में हर एक जगह पर पानी पानी ही होगा। लेकिन जहां पर अव्यवस्था के चलते पानी है, उस पर तो सवाल उठना लाजमी है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर भारी बारिश के कारण एम्बुलेंस में भी पानी, जो कि एम्बुलेंस पानी में फंस गई। एम्बुलेंस को ट्रैक्टर से खींचकर वहां से निकालना पड़ा। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की यह खास रिपोर्ट देखिए।
बरसात के चलते किस तरीके के हालात है दिखाना चाहेंगे कि एम्बुलेंस, ये गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल के बाहर के हालात हैं। अगर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एम्बुलेंस भी इसमें बरसात के जल भराव के अंदर फंस गई थी। ये गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल के बाहर के हालात हैं। ये गुरुग्राम का सिविल अस्पताल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 में है। इस एम्बुलेंस के अंदर मरीज हैं, मगर ये भी अस्पताल में अगर बात करें बाहर जल भराव के चलते इसमें फंस गई थी। आखिरकार ट्रैक्टर की मदद से इसे निकाला गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके अंदर मरीज इसके अंदर थे और ले जाया जा रहा था, लेकिन हालत यह है कि जल भराव के चलते ये एम्बुलेंस भी पानी के अंदर खराब हो गई, जिसे ट्रैक्टर पर बांध के निकाला गया। अस्पताल के बाहर गुरुग्राम का ये नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 के ये हालात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बरसात जल भराव एक बड़ी चुनौती रही। हालांकि तमाम दावे प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किए गए थे कि जल भराव के लेकर तमाम इंतजाम किए गए ताकि जल भराव ना हो। उसके बावजूद हालात ये है कि चाहे दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की जाए, गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल की बात की जाए, जगह जगह जल भराव जैसी बड़ी चुनौती सामने आई, जिसके चलते हालात कहीं एम्बुलेंस तो कहीं वाहन रास्ते में जाम हो गए और लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती रही। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। अब फरीदाबाद की भी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। स्मार्ट शहर का हाल है। लघु सचिवालय, बस स्टैंड और अनाज मंडी, हर जगह यहां पर भी पानी पानी नजारा दिखाई देता है। इन तीनों तस्वीरों में से अगर आप प्लेट्स हटा दें तो आपको लगेगा कि सब एक ही जगह की तस्वीर है, लेकिन ये शहर जो कि फरीदाबाद है, ये शहर जो कि स्मार्ट शहर है, ये शहर जो कि कन्वर्ट होने वाला है स्मार्ट सिटी में, वहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता है। बड़ी बहस में सवाल हमारा यह है कि शहर शहर पानी हर साल की आखिर क्यों है ये कहानी। ये सबसे अहम सवाल, क्योंकि हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं। हर बार तस्वीर बदलने की बात कही जाती है, लेकिन हर साल फिर वैसी ही या उससे बदतर तस्वीर सामने आती है। मॉनसून में सड़कें आखिर तालाब क्यों बन जाती हैं, ये अपने आप में सबसे अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि आदमी इंसान सड़क पर ही चलेगा और सड़क अगर तालाब बन गई है तो फिर उसका हश्र क्या होगा। जल भराव और जाम से आखिर मुक्ति कब मिलेगी, राहत कब मिलेगी, और शहरों के इस हाल के लिए जिम्मेदार है कौन, क्योंकि जो प्लानर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है शहर को डेवलप करने की, जो कि पैसा खर्च होता है मंत्रालय से, जो सरकारें पैसा खर्च करती हैं, तो फिर आखिर इन गांवों में, इन शहरों में अंतर क्या रह गया। कहा जाता है कि यहां पर प्लानिंग के साथ शहर बसाए जाते हैं। अगर वहां पर अवैध किसी तरीके का अतिक्रमण है तो उसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है, लेकिन जहां अतिक्रमण नहीं है वहां पर भी अगर वही समस्या, तो फिर आखिर कौन सी समस्या असल में है। डॉक्टर राकेश कुमार, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, वो स्वागत है डॉक्टर राकेश आपका। संजीव भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो स्वागत है संजीव आपका। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं, वो स्वागत है विजेंद्र रेड्डू आपका। और रवि सिंगला, सीनियर टाउन प्लानर रिटायर्ड, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रवि सिंगला आपका भी। सबसे पहले सिंगला साहब, अब इससे भी ज्यादा कोई दर्दनाक होगा क्या कि गुरुग्राम जैसे शहर में एक अंडरपास में कोई डूब कर मर जाए कुछ घंटों की बरसात में। ये किस तरीके की प्लानिंग है और क्यों आखिर ऐसी स्थिति और इस तरीके की दर्दनाक स्थिति बनी, क्योंकि जर्मनी से हम तुलना नहीं कर सकते। जर्मनी में जो हुआ है उसकी परिस्थितियां अलग हैं, 1000 साल के बाद हुआ है। गुरुग्राम में हर साल होता है, लेकिन अब तो मौत भी होने लगी। देखिए, हर साल ये मुद्दे को आप उठाते हैं, हर साल हम कुछ ना कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो बातें ही रह जाती हैं। प्रशासन उस पुराने रिकॉर्ड से कोई लेकर जोकर नहीं रखता, पुराने रिकॉर्ड कोई मतलब नहीं रखता। जो समय आता है, समय बारिश की टाइम जो बात होती है, उसके बाद वो सारी बातें थोड़े दिन बाद 2 या 3 महीने जब तक बारिश रहती है, जब तक वो काम करते हैं, उसके बाद वो सारी बातें खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है, हम पुराने जो जल भराव होते हैं उनसे कोई भी हम शिक्षा नहीं लेते, कोई भी हम उनको सीख नहीं लेते भी पहले कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस बारे में एक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होना चाहिए भी कहाँ कहाँ पे जल भराव हुआ, कहाँ पे वो क्या समस्या थी, किस वजह से जल भराव हुआ, कौन कौन अधिकारी वहाँ पे जिम्मेवार था, किसके वहाँ पे ऐसा हुआ। ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए हर साल। इस तरह से रिकॉर्ड पर कोई चीज नहीं आती है। अब हर साल हम इस तरह से बात करते रहेंगे, हर साल ये समस्या रहेगी, हर साल कोई ना कोई थोड़ी टेम्परेरी इलाज कर दिया जाता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा भी क्या मसले हैं, कहाँ पे जल भराव होता, क्यों होता, कब हुआ, कैसे हुआ। तो नई नई जगह पे ऐसी हो जाती है, कई जगह पे अब आज यहाँ पे जल, अगले साल जो है दूसरी जगह पे जल भराव मिलेगा। क्यों? तो लेवल्स का कोई मेंटेन नहीं करते, कहीं लेवल की कोई प्लान नहीं है। योजना बनाई जाती है, योजना में लेवल लिख दिए जाते हैं, लेकिन मौके पर वो कार्यान्वित नहीं किए जाते। ये बड़ी
थोड़ी मोटी मोटी समस्या है जो आज तक जो सब चलती आ रही है, जिसके कारण ये जल भराव हुआ। डॉक्टर राकेश कुमार, देवभूमि में बादल फटता है तो समझ में आता है कि प्रकृति का ये कहर है और प्रकृति पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, प्रकृति खुद प्रभाव डालती है। जर्मनी में अगर परिस्थितियां अचानक से ऐसी बिगड़ी हैं और यूरोपियन कंट्रीज में भी अलर्ट जारी किया गया है तो समझ में आता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का उनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। गुरुग्राम में किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में आखिर कौन जिम्मेदार है? यहां पर क्या प्रकृति ने कहर बरपा दिया? कुछ घंटे की बारिश का यह नजारा कि अब मौत का आंकड़ा भी वहां से निकलने लगा, मौत की तस्वीर भी दिख रही है। हेलो डॉक्टर राकेश जी, अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोले। नमस्कार। देखिए, मानसून आया है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जो ये शहरी क्षेत्रों में, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, बिल्कुल, बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी, जैसे शहरी क्षेत्रों में जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, ये वाकई में ही जो है ना चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गुरुग्राम में जो बारिश का पानी अंडरपास के अंदर था और जिस युवक की मौत हुई, वो वाकई में ही जो है ना दुखद है। लेकिन ऐसे समय में जो तस्वीरें हैं, वो जब लगातार बारिश हो रही है, उस दौरान ही जब हम एक तरह से प्रयास करते हैं कि इसमें से हम निकल जाएं, तो वो घटना थोड़ी सी गलती, मैं मानता हूं कि भाई वो गलती कहीं ना कहीं है। और जो आप ये बता रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल में भी और जगह भी पानी 1-2 घंटे का, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से भी अगर वर्ल्ड वाइड मान्यता माने तो बारिश खत्म होने के 2 घंटे बाद भी अगर पानी कहीं पे रुकता है तो उसको हमें जल भराव को मानना चाहिए। अभी जैसे शिमला जी ने, अभी टाउन प्लानर हैं, इन्होंने बताया कि भाई हम शिक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में बहुत अपने अधिकारियों के साथ और चिंतन मनन करके। कौन से अधिकारी डॉक्टर राकेश? जी, कौन से अधिकारी? जो प्लानिंग कौन से अधिकारी? जो प्लानिंग, जब इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर चली तो प्रशासन के लोग सड़क पर उतरे, कहां थे वो अधिकारी उसके पहले? आप कह रहे हैं मानसून आया है, तो मानसून तो आना ही था, हर महीने आता है, हर साल इसी महीने में आता है, तो उसके लिए तो इंतजार आप अलग से नहीं कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुखद भी और गलती भी है, उस शख्स की गलती है कि वो अंडरपास में चला गया और 1.5 घंटे तक वहां पर उसको ढूंढा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं और उस पर जो बीती और उसके परिवार पर जो अब बीत रही है वो क्या है? जी, अतुल जी, हमारा ये कहना है कि जैसे जो भी स्थान चिन्हित किए गए हैं उन पे गुड़गांव के अंदर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मोटर भी लगाई हुई है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगता है, 2-2.5 घंटे का समय लगता है, वो पंप वहां पे लगाए हुए हैं और उसके बाद भी कोई थोड़ी बहुत टेक्निकल फॉल्ट आ सकते हैं जहाँ पे ये इस तरह की बात है। और मैं आपको बता दूं कि मैं झज्जर में, मैं स्वयं आज सारा घूम के मैंने देखा है, खूब जोरदार यहाँ पे बारिश थी और बारिश रुकने के बावजूद 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही सारा पानी निकला है। ये मैं मतलब जो जिन स्थानों पे अच्छा काम, ठीक ठाक काम रहा है। तो डॉक्टर राकेश, जैसे पहाड़ी इलाकों में खतरनाक स्थल जो होते हैं वहां पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये स्थल खतरनाक है, पहाड़ी नदियां कभी भी विकराल रूप अख्तियार कर लेती हैं, कृपया यहां ना जाएं। जो लोग जाते हैं तो उनकी गलती भी हम मानते हैं कि वो फिर भी मनमानी करते हैं और जाते हैं। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी चिन्हित कर देते हैं आप जगह कि ये इलाके अब खतरनाक हो गए हैं, 2 घंटे की बरसात के बाद यहाँ पर 8 फुट पानी होगा और आपकी जिंदगी खतरे में है, फिर भी वो जाते तो फिर लगता चिन्हित किया गया था क्या? अतुल जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, अमृत जैसी योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, वो शहरों की इस स्थिति को ठीक करने के लिए लेके आए, जिसके अंदर 500 शहरों के अंदर और 139 लाख जो पानी के कनेक्शन और 145 सीवर कनेक्शन, जिससे पानी का ड्रेनेज ठीक प्रकार से हो जाए, ये व्यवस्था करने के लिए सारी जगह पे है। जहाँ पे ये काम अभी कई जगह पे काम चल भी रहा है, जैसे फरीदाबाद की आपने बात की, तो उस काम के कारण भी थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन 2-2.5 घंटे में वो पानी निकला भी। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो घटना ये हुई है ये दुखद है, और लेकिन जो सरकार की तरफ से जो प्रयास इसमें किए जा रहे हैं वो भी। संजीव भारद्वाज, घटना दुखद है लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन, खासतौर से प्रशासन की तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं है। अतुल जी, मैं आपके माध्यम से, चलो डॉक्टर साहब तो पार्टी का बचाव करेंगे ही, लेकिन
जब इन्होंने सत्ता ली थी 7 साल पहले, सत्तारूढ़ दल ने प्रदेश में, तो क्या क्या सपने केंद्र में और प्रदेश में इन्होंने दिखाए थे। स्मार्ट सिटी और एक एक गांव गोद लेना और यहाँ सफाई अभियान, ये वो। आप और पूरी देश की और प्रदेश की जनता देख रही है कि पक्की सड़कों पर लोग डूबने का काम हो रहा है, पक्की सड़कों पर लोग डूब रहे हैं। तो इसके बारे में तो ये बहुत दुखद घटना हुई है। मैं उस परिवार के जहां जहां ये 2 घटनाएं हुई हैं, गुड़गांव की तो एक व्यक्ति की जो जान गई है, मेरी संवेदना, मेरी पार्टी की संवेदना उस परिवार के साथ है जिनके व्यक्ति ने ये जान दी है। साथ ही साथ बहादुरगढ़ की भी एक घटना ऐसी हुई है, आप देख लें। इसके बारे में ज्यादा विस्तार से क्या कहूं, आम जनता सारी देख रही है और किस तरह से इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाते बनाते सड़कों पे लोग डूब रहे हैं, उसको भी नहीं ये संभाल पा रहे। तो ज्यादा इस विषय में, क्योंकि आज ये व्यक्तियों ने जान खोई है, 2 व्यक्तियों ने जान अपनी गंवाई है, तो ज्यादा इसको लंबी बात ना ले जाते हुए, फिर भी आप देखें सारे शहरों में आप दिखा रहे हैं किस तरह से पब्लिक परेशान है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनसे तर्क वितर्क कितना भी कर लो, 7 साल पहले अगर आप तर्क करोगे तो ये कहेंगे कांग्रेस के राज में ये था वो था। 7 साल बाद भी इनको तर्क वितर्क में बहुत आनंद आता है। प्लानिंग जो गुरुग्राम की बात आप कर रहे हैं, जो अंडरपास बनाए हैं, ये कांग्रेस के राज में ही प्लानिंग हुई थी और ये इसी का एक नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप ये देखें कि अभी व्यवस्था ऐसी बनाई है, उसमें पंप लगवाए, वो पंप ताकि उस पानी को निकाल सके। जो चीज पहले आप लोगों ने बनाई, उस गलती को आप लोग डॉक्टर राकेश बोलने दीजिए। उन्होंने तो पहले ही कह दिया, 7 साल के बाद भी अगर आप यही तर्क देंगे कि कांग्रेस के समय ये बना था, तो आपने क्या कर दिया, सिर्फ पंप लगाया। देखिए, ड्रेनेज का सड़कों पे, पक्की सड़कों पे जानने जा रही है, शहरों की विस्तृत योजना, अंडरपास की घटना। डॉक्टर साहब से तर्क वितर्क कितनी सर, अब जो ढांचा बन गया उसको आप तोड़ तो देंगे नहीं, या तो आप तोड़ देते, अगर कांग्रेस ने इतना खराब बनाया था, इतना खतरनाक बनाया था, तो आप उसको बंद कर दीजिए कि भाई ये तो जानलेवा है, कम से कम बरसात में तो बंद कर दीजिए, कम से किसी की जान तो ना जाए। संजीव भारद्वाज को अपनी बात पूरी करने दे डॉक्टर राकेश, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। विजेंद्र रेणु भी इंतजार कर रहे हैं। संजीव भारद्वाज, जिस परिवार ने अपने बच्चे अतुल जी खोए हैं, उनको जाके उनको देखिए, परिवार को देखिए, क्या हालत उन लोगों की हुई होगी। स्मार्ट सिटी ना बनवाएं, कम से कम जो चीजें बनी हुई हैं उनका रख रखाव समय के हिसाब से 7 साल से आप वॉच कर रहे हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती है। 1 घंटे 2 घंटे की बारिश के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वाकई ये शर्मनाक भी है, दुखदाई भी है। और इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द आज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिन परिवारों के बच्चे गए हैं मुझे उनके साथ बहुत संवेदना है और मेरी पार्टी। ठीक है संजीव भारद्वाज, आप इंतजार करिए। विजेंद्र रेणु, बीजेपी सत्ता में है, वो कह रही है कांग्रेस जिम्मेदार उसने बनाया था, कांग्रेस कह रही है कि ठीक हमने गलत बनाया था, आप बदल देते आके। आप क्या कह रहे हैं कि आप सत्ता से बाहर हैं इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों कोई भी दल सत्ता में हो, उसका प्रशासन इतना लचीला है कि हर साल की कहानी हर साल वो दोहराता है, हर साल पानी भरता है, हर साल चर्चा होती है, अगले साल ऐसा नहीं होगा ये वादा होता है, सड़क पर निकलते तक नहीं अधिकारी। एक की जान गई वो अलग है, उसके साथ साथ तमाम लोग और भी अलग अलग जगहों पर परेशान हुए, अधिकारी निकलने तक को तैयार नहीं रहते। बिल्कुल अतुल जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे आपने फरीदाबाद की, सोनीपत की और गुड़गांव की सिचुएशन बताई, हमारे वहां उससे भी बदतर सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से जल भराव के कारण हरियाणा प्रदेश के 2 युवाओं ने आज अपनी जान गंवाई, मैं उन दोनों परिवारों को अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश की सरकार संभले, देश की सरकार संभले और इस तरह के जो कि एक अननेचुरल डेथ होते हैं उनसे लोगों को बचाने का काम करें। अतुल जी, सबसे पहले तो जो ये इस प्रकार के भराव होते हैं, ये बहुत समय से चला आ रहा है, आज कोई ये नई बात नहीं है। बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं, जब बच्चे होते थे तभी पानी, गलियों में पानी इतना भर जाता था, उसमें हम नहाया करते थे, मुझे याद है वो बातें। बहुत लंबे से इस प्रकार के भराव आ रहे हैं। किसी भी सरकार ने
सही तरीके से जल भराव का मैनेजमेंट नहीं किया गया। हर सरकार में कमियां रहती है, लेकिन अब मौजूदा हालात में जो मैं कहना चाहूंगा कि ये हालात पैदा क्यों होते हैं, क्यों इस प्रकार से जल भराव होता है, क्यों जल भराव के कारण लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। भाई साहब, सबसे पहले तो जो सरकारों की प्लानिंग होती है, प्लानिंग बहुत कमजोर प्लानिंग होती है। पहले सड़कें बनाएंगे, बाद में सीवर बिछाने का काम किया जाता है। ये सरकारों की प्लानिंग बहुत ही वीक है। एक मास्टर प्लान के तहत यदि ये कार्य किया जाए तो इस प्रकार के जल भराव से बचा जा सकता है। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है सरकार, हमेशा आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में ड्रेनेज की सफाई की जाती थी, सीवरों की सफाई हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि अचानक यदि ज्यादा बारिश आ जाती है, उस पानी को कंट्रोल करना एकदम मुश्किल होता है, वो जरूर भराव हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि नाले की सफाई अच्छे से हो, यदि सीवरेज की सफाई अच्छे से हो, तो प्रताप जी पानी इतना ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, साथ ही साथ निकलता रहेगा। और दूसरी बात जो है, जो नाले बनाए जाते हैं, सीवरेज बनाए जाते हैं, एक ये कटु सत्य है कि आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। जो भी नाले बनते हैं वो इतने, उसमें गुणवत्ता इतनी कच्ची होती है, कहीं नाला टूट गया है, कहीं ब्लॉक हो गया है, किसी प्रकार से भी उनमें टिकाऊ नहीं उत्पन्न नहीं रहता है। भाजपा वाले भाई जी अमृत योजना की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। मेरा शहर यहाँ जींद है, हरियाणा में ही। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, 2 साल से अमृत योजना का काम चल रहा है और वो सारे के सारे रोड खुदाई करके डाले हुए हैं। आज इस समय में यदि उन रोडों की हालात देखो तो वहां पर पशु भी नहीं निकल सकते, और आदमी की तो बात ही छोड़िए, साधनों की बात छोड़िए, पैदल में पशु वहां से निकल नहीं सकता है, इंसान कहां से निकलेगा। तो ये सबसे बड़ी कमी क्यों होती है? 2-2 सालों तक क्यों योजनाएं पड़ी रहती है, क्यों नहीं उनके ऊपर काम होता? सिर्फ आपस की बहसबाजी के अलावा आज 7 साल से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और पिछली छोड़िए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, इसके ऊपर दबाव बनता रहता है, पानी का भी दबाव बनता है, जनसंख्या बढ़ेगी। तो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी बात बताइए जो इन्होंने जल निकासी के प्रबंध के लिए काम किया हो। एक अमृत योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो शुरू तो कर दी, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर शुरू नहीं हो रही है। जहां कहीं शुरू, बताइए डॉक्टर राकेश कुमार, बहुत जल्दी से अमृत योजना का भी हाल यहां पर आपको बता रहे हैं। रेणु साहब जल्दी से कमेंट करें, फिर मैं रवि सिंगला के पास जाऊं। जी अतुल जी, देखिए अमृत योजना हिंदुस्तान के अंदर 500 शहरों में शुरू हुई। अभी जैसे विजेंद्र जी कह रहे थे कि जींद में वो काम उसका हुआ और पानी वहां से निकल नहीं पा रहा, तो जहाँ पे काम चल रहा है, आप देखिए जहाँ खुदाई हुई है या काम वहां पे चल रहा है, तो वहां पे लाजमी है कि पानी अगर बारिश तेज आ जाती है, मानसून आता है, तो पानी इकट्ठा होगा और लेकिन इसमें सरकार की मंशा पूरे अपने शहरों में सभी शहरों में जलापूर्ति करने की, साफ सफाई की, सीवर कनेक्शन देने की और प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था करने की इस योजना के माध्यम से की जा रही है। सरकार ने 70,000। रवि सिंगला साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आज सभी जो पार्टियां हैं, वो चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, क्योंकि इस समस्या से वो सभी अवगत हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि अगर एक अंडरपास में किसी की जान चली जाए, दुखद पहलू यह है कि सड़क पर अधिकारी तब तक ना निकलें जब तक मीडिया में खबरें ना चलें। क्या वाकई किसी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है मॉनसून? मतलब ये तो अब उस तरह से उम्मीद हम करें कि ना हो बारिश तो ज्यादा बेहतर है, गर्मी में कम से कम मौत तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा। आज की जो दुर्घटनाएं हैं बड़ी दुखद है, और ये किस वजह से हुई है, कैसे हुई है? खाली पानी भराव से ही नहीं हुई है, जल भराव। अब जो लोग वहां पे गए उनको भी सोचना चाहिए, तभी यहाँ पे जल भराव हुआ होगा, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं अचानक जो पहाड़ की तरह कोई कहीं पे एकदम से जल भराव हो गया हो, बादल फट गया हो, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ गलती उनकी भी रही होगी, ऐसा नहीं मैं मानता है। ये बात ठीक है आपकी, जो जल भराव हो जाता है तभी अधिकारी बाहर निकलते हैं। इसलिए हर साल मैंने तभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जल भराव का एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनना चाहिए। उस रिकॉर्ड से, पुराने रिकॉर्ड से हमें कुछ सोचना चाहिए, और ताकि आगे प्लानिंग की योजना बनाने का उसके लिए काम चाहिए, उस रिकॉर्ड को काम ला सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए देखो, हर शहर का योजना एक मास्टर प्लान बनता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है। उस डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से सारी योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। उस योजना के
हिसाब से अगर कोई योजना फेल होती है उसको उसके जिम्मेवार कौन है? जो एग्जीक्यूशन नहीं करते, एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जब गलत तरीके से एग्जीक्यूशन हो जाती है, वहां पे योजना फेल हो जाती है, क्यों होती है ये योजना, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अधिकारियों को, खासकर अधिकारियों को सोचना जरूरी है भी ये योजना फेल कैसे हुई, उसको सारी चीजें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। भी यहाँ पे योजना होनी चाहिए कि ठीक हुई कि नहीं हुई, उसकी समीक्षा की जाए, होने के बाद कार्यान्वित होने के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए भी ये उसके मुताबिक हुई है कि नहीं हुई। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आज की जो घटना से। संजीव भारद्वाज, जैसा आपने भी कहा और डॉक्टर राकेश ने उस पर कमेंट भी किया कि अंडरपास आपके समय बना था, गुरुग्राम में प्लॉट कटे थे, आपके समय कटे थे, गुरुग्राम का विकास हुआ था तो आपके समय हुआ था, फिर इस समय क्या हुआ है? सवाल इस बात का है ना कि 7 साल में तो तस्वीर बदल सकती थी, ज्यादा नहीं, कम से कम एक बोर्ड लगा सकते थे यहां पर कि 2 घंटे की बारिश में ये अंडरपास भर जाता है, कृपया आप यहां पर ना जाएं। मैं अतुल जी आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता को भी और रवि सिंगला जी को भी ये कहूंगा कि इस वक्त हम अपनी जिम्मेवारी से, जो सत्तारूढ़ दल है वो इस तरह की घटनाओं में अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक और शर्मनाक बात है गवर्नमेंट के लिए, और जो अधिकारी वहां अपॉइंट हुए हैं बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए या इस तरह के रोड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कर रहे थे। साथ ही साथ मेरे साथी रेडू जी ने जो बात कही है कि किसी की भी पहले जब पता है कि मॉनसून आ रहा है, 2 महीने से ये चीजें हो रही हैं, आप भी प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमने कोई सीवर सफाई होते हुए नहीं देखा, ना कोई नाला कोई इस तरह का सफाई होते नहीं देखा, और भ्रष्टाचार की बातें सुने तो रोज अब अखबार भरे होते हैं, यहाँ ये अफसर पकड़ा गया, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ इतने खा गए, यहाँ ये हो गए। ये स्थिति गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए इन स्थितियों पर कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। जान माल की रक्षा के लिए अधिकारियों की प्रॉपर तरह से चयन करके ड्यूटी लगानी चाहिए, अन्यथा ये काम नहीं होगी तो जनता के सामने ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर राकेश कुमार, बहुत बड़ी मांग कर दी है क्या संजीव भारद्वाज साहब ने? ड्यूटी तो लग सकती है, जैसे आपने वहां मोटर लगवा दिया वैसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद घंटों की बारिश है, चंद घंटों में अगर शहर का यह हाल हो जाए तो प्लानिंग क्या है, किस तरीके की प्लानिंग आपकी उनसे अलग है? क्योंकि आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कराया अतिक्रमण के साथ कि उसकी वजह से यह हाल है, तो आपके रहते क्या प्लान में चेंज हुआ? मुझे तो लगता है सब एक ही तरह है, जैसा उनका प्लान था वैसे आपका प्लान है। देखिए, एक बात को समझिए कि जो अंडरपास है उसमें ये दुखद घटना हुई, जिसको लेके बहुत ही भावनात्मक तरीके से जो ये बातें संजीव जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, ये जो बात है, ये अमृत योजना जो है वो अंडरपास के लिए लागू नहीं, वो दूसरे शहर की गलियों के लिए, नाले के लिए। अरे सर, तो सिर्फ अमृत योजना के भरोसे ही रहेंगे? अंडरपास में चलने वाले कौन सी योजना का इंतजार करें? जी मेरी बात सुनिए, उसके अंदर जो चीजें कमियां हैं, अधिकारियों को भी निश्चित तौर पे अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश हैं, और ऐसा नहीं है कि नाले और जो साफ सफाई नहीं होती है, वो सारी चीज होती है, और उसके बावजूद भी जो अंडरपास जैसी जगह है वहां पे कुछ ना कुछ टेक्निकल जो कमी है जिसके कारण पानी का फ्लो उसके अंदर आ जाता है। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि वो उसको चिन्हित करके, जैसे हमारे टाउन प्लानर बैठे हैं साथ में, जो अपने रवि जी आए हुए हैं, उनको इस बात का बिल्कुल इल्म है, वो पता होगा कि भाई इसमें या तो हम उसके वहां पे तो कुछ इस तरह की योजना बनाए। अब मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि वहां पे क्या बना देना चाहिए। सर, रवि सिंगला रिटायर हो गए ना, तो वो चिन्हित करके भी क्या करेंगे? नहीं, उनको जब चिन्हित करना था उन्होंने कर लिया। योजनाएं तो बनाई जाती है जी, योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें पानी ना जाए, अंडरपास में पानी ना जाए, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर बना हुआ तो उसको तोड़ फोड़ के और दूसरा बनाने की बात होगी। उसी के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, उसके अंदर भी अच्छे सुझाव की जरूरत है। उसमें तो रेडू साहब, जो राकेश जी कह रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि चिन्हित करने की जरूरत है, अच्छे सुझाव की जरूरत है। ये कौन करेगा और कौन देगा, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। विपक्ष का कोई व्यक्ति ये कहता तो समझ में भी आता। देखिए अतुल जी,
मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब अंडरपास बनता है, काम करने के लिए जब अंडरपास बनता है उसी टाइम ऑलरेडी वो चिन्हित होता है कि बारिश होगी तो यहाँ पानी रुकेगा ही रुकेगा। इसको कोई इसमें चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों तरफ से पानी तो नीचे के बहाव में ही जाएगा, वो भरेगा ही भरेगा। जब अंडरपास बनता है, अंडरपास बनने के साथ ही वो ऑलरेडी चिन्हित है और उसकी व्यवस्था उसी टाइम हो जानी चाहिए। उसी टाइम उसकी निकासी का प्रबंध साथ के साथ होना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, अभी ये रवि सिंगला जी बैठे हैं जो रिटायर्ड टाउन प्लानर हैं। ये रिटायर्ड हो गए, इसलिए ये मैं बात अब कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार प्लानिंग बनाती है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, भाई आप जो है ना, जब बारिश का मौसम आने वाला है उसके जल निकासी के लिए एक प्लान बना करके हमारे को दे दीजिए। प्लान ये अधिकारी गण भेज देते हैं, सरकार उसके हिसाब से बजट भेज देती है। मैं ये ईमानदारी से हमारे जो टाउन प्लानर हैं इनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या जो पैसा आता है वो ईमानदारी के साथ 50% भी उस काम में लगता है? कितना पैसा ऊपर से नीचे तक बढ़ जाता है? अगर उसका, मैं तो ये कहता हूं, अगर 50% भी पैसा ईमानदारी के साथ, सिंगला जी बुरा मत मानना, ईमानदारी के साथ अगर 50 पैसे भी आप लगा दो तो वो जो एक बार काम बनेगा उस काम को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा ग्रांट आएगा तो उसमें दूसरा काम हो जाएगा, क्योंकि पहला काम पक्का हो चुका है, वो ज्यादा से बेहतर टिक सकता है। तो सबसे बड़ी बात प्रताप जी, यहाँ पर जो है प्लान बन करके आ भी जाती है तो उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर मनुष्य कहीं भी देख लो, भ्रष्टाचार के कारण भी ये जल भराव की एक बड़ी समस्या पैदा होती है। इसको भी हमें खोना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो ये रिट्रीट प्लांट्स हैं, पानी की जो रिट्रीट करके, अभी कई तो गलियों में ये हाल है कि बिना बारिश के भी आप बाइक लेकर के गलियों से निकल नहीं सकते। बिना बारिश का पानी जिस देश में निकालने की व्यवस्था ना हो, एकदम अचानक भारी बारिश आ जाए तो वहां तो भाई नौजवानों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। इसका स्थायी समाधान करना है तो स्थायी समाधान के लिए तो अच्छी प्लानिंग हो, एडवांस में प्लानिंग हो, प्लानिंग के ऊपर कार्रवाई ईमानदारी से हो तो इस समस्या से बचा जा सकता है। रवि सिंगला साहब, अच्छी बात कही विजेंद्र रेड्डू ने यहाँ पर। क्या इसके लिए हम न माने कि हाँ, प्लानिंग न सही से हो पाने की वजह से ऐसा हो रहा, और न सही हो पाने के पीछे की वजह की कहानी भ्रष्टाचार, और उसके साथ साथ हर साल इसमें कुछ न कुछ टेंडर निकलता रहे, पैसा आता रहे, इसकी वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। देखिए, प्लानिंग जब बनती है, प्लानिंग में हर एक पॉइंट को, हर एक मुद्दे को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि योजनाएं ऐसे नहीं बनाई जाती है। बहुत कई कमेटियां उसको डिसाइड करती हैं, कई बुद्धिजीवी उसके ऊपर काम करते हैं, कई टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट और शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन सबके साथ विचार विमर्श करके तब वो प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग को आगे कैसे कार्यान्वित किया जाता है, कैसे होती है, अगर उसमें कोई गलती रहती है उसकी समीक्षा करना भी जरूरी है। मैंने अभी पहले बताया था, जहां तक ये अंडरपास की बात है ना, अंडरपास में गुड़गांव में के अंदर इतने अंडरपास है, सबको कवर किया गया ताकि बरसात का पानी डायरेक्टली वहां पे ना जाए। लेकिन अब ये बरसात का पानी उसमें घुसा कैसे, ये भी एक चिंता का विषय है। जब इतने पैसा उसमें कवर करने में लगाया और फिर पानी उसमें चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बारे में बहुत समीक्षा करने की जरूरत है। और जो कार्यान्वित की जाती है योजना, उसके समय, उस टाइम पे भी ये सोचना जरूरी है भी ये इस कार्यान्वित करने में कोई गलती तो नहीं रहेगी। ये समीक्षा करना बहुत जरूरी है। जहां तक योजना को सवाल है, योजनाएं हमने बहुत बनाई है, हम भी बनाते हैं। टाउन प्लानिंग रह के हमने मास्टर प्लान बनाया है, डेवलपमेंट प्लान बनाया है। डेवलपमेंट प्लान में हर एक चीज की दिखाई जाती है, भाई यहाँ पे इसका स्लोप यहाँ पे रहेगा, इसका स्लोप यहाँ पे रहेगा, इस कॉलोनी का, इस पूरे क्षेत्र का यहाँ पे स्लोप रहेगा, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से रहेगा, यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन चलेगी, इतनी बड़ी सारी चीजें, सारा सिस्टम बनाया जाता है। उसमें सीवरेज भी है, पानी भी है, सारी चीजें ध्यान में रख के बनाई जाती है। लेकिन कार्यान्वित करने में उसका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रवि जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अतुल जी, मैं कुछ बात कहना चाहूँ। जो रवि जी जो बात कह रहे हैं वो बात आप बहुत ठीक है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता
विजेंद्र जी जो बात बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में मनोहर सरकार भ्रष्टाचार को समूल जड़ से नष्ट खत्म करने के लिए प्रयासरत है। और एक बात को समझ लीजिए, जो गरीब से व्यक्ति का जो पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है, किसान भाइयों का पैसा उनके खाते में पहुंच रहा है, और जो भी डेवलपमेंट के काम भी हैं, हमारे अधिकारी भी पीछे आपने देखा भी होगा, हमारे एमपी साहब ने भी, सुनीता जी ने भी, और जो पानीपत में हमारे विधायक जी विज साहब ने भी, जो भी एक आध अधिकारी इस प्रकार के हैं, उनके खिलाफ उनको जो ना बहुत बुरी से तरीके से उनको लताड़ भी लगाई है और उनको ठीक होने के लिए संदेश, एक मैसेज भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार के बिल्कुल भी सारे के सारे बिल्कुल खिलाफ हैं। और जैसा पहले होता था कि एक रुपया पहुंच रहा है तो प्रधानमंत्री श्रीके के लोग ये कहते थे कि उसमें से 15 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ये जो लोग बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि भ्रष्टाचार नहीं डॉक्टर राकेश, 15 पैसे खर्च होते थे, अब भी खर्च हो रहे हैं, अब तो पूरे खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है? सवाल उस पर था ना, ईमानदारी से नौकरियां देने का काम किया। सवाल उस पर है कि वो खर्च कहाँ पर हो रहा है? पूरा खर्च हो जा रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है? संजीव भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव भारद्वाज, वो योजनाएं भी पूर्ण रूप से अतुल जी करने के लिए मनोहर सरकार, डॉक्टर साहब बात खत्म करें तो मैं अपनी शुरू करूं। बोलिए सर, आप बोलिए। अतुल जी, मैं डॉक्टर साहब से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि बनाते हद यहाँ तक आ गई कि पक्की सड़कों पे लोगों की जान प्राण जा रहे हैं, उसको तो जो चीजें बनी हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे। वो स्मार्ट सिटी तो जुगला ही बन के रह गया। जो स्मार्ट सिटी के सिटीज इन्होंने देखे थे, करनाल जो सीएम सिटी भी है, आज उसकी हालत देखें। वो पिक्चर आपने अभी दी नहीं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और जहां तक ये पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से इनको इनके संज्ञान में ला दूं कि लोगों की कमर तोड़ दी महंगाई ने। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से, सरसों के तेल का रेट बढ़ने से, सारी चीजों के त्राही सड़कों पे जाके देखें, हालात ये हो गए कि एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में बोला नहीं। अतुल जी डॉक्टर साहब को कहें कि शांति का दाम दे, उनको भी टाइम मिले। नहीं, आपने तेल की महंगाई और उसकी कीमत का जिक्र किया ना, तो उन्होंने आपके समय के बॉन्ड का जिक्र कर दिया, बस इतना ही था, आपकी याद दिला दी उन्होंने। सुन ले, मैं बॉन्ड की भी बात बताऊंगा। हमने जनता पे बोझ ना पड़े, 7 साल में उस बॉन्ड में इन्होंने 71,000 करोड़ जमा करे हैं। हमने जान बचाई और 25 लाख करोड़ इकट्ठे कर लिए पब्लिक से 7 साल में। 25 लाख करोड़, मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ 71,000 करोड़ ज्यादा है या 25 लाख करोड़ ज्यादा है। जनता पार्टी की सरकार पब्लिक की जान लेनी कर ली उस वक्त जिस चीज पे डॉक्टर साहब, उस वक्त जिस चीज पे 3 रुपए कुछ पैसे टैक्स, 9 रुपए कुछ पैसे टैक्स था, आज आप एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए 32 रुपए ले रहे हैं। 71,000 करोड़। और ये जो म्यूचुअल बॉन्ड कांग्रेस किया था लोगों को, ये महंगाई की चीज, इतनी महंगाई बहुत ज्यादा है। डीजल पे सिर्फ 17% हरियाणा में, 140 रेट पे कितना टैक्स जो पंजाब 140 पर जो वो रेट था वहां पर डॉलर 140 रुपए गैलन का रेट था। जब भी हम 3 रुपए लेते थे, 3 रुपए। आज बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप, मेरे से खुली बहस करें, और खुली बहस में आप माने, मैं एक फिगर आपको दूंगा। 7 साल में आपने कितने बॉन्ड में भरे हैं और कितने जनता की जेब से पैसे निकाले हैं, क्या आप ये बता देंगे कि भाई वो आपने बजट में भी नहीं दिखाए, देश आजाद दिखाई नहीं है। जब से कभी भी कोई कृषि की चीजों पे, चाहे पेस्टिसाइड हो चाहे मशीनरी हो, कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया? ठीक है संजीव भारद्वाज साहब, देखिए आपकी भी कई जगहों पर सरकारें हैं और वहां पर भी हाल क्या है, बहरहाल तेल महंगा मिल रहा है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वो आपके बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस वक्त पीने के पानी की तो लोगों को समस्या हो जाती है, लेकिन जो प्रकृति की तरफ से पानी है, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको रिस्टोर कर सकते हैं, वो इस तरीके से कहीं स्टोर हो जा रहा है कि लोगों की जान चली जा रही है, और उसके लिए प्रकृति यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। इतना भी पानी नहीं बरसा, झमाझम बारिश हुई और उस बारिश का आनंद ले सकते थे, उस बारिश से लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन तस्वीर पलट गई, तस्वीर बदल गई। रेणु साहब,
अगर हम प्रयास की बात करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। लुप्त प्राय हो चुकी सरस्वती नदी का पानी ये ढूंढ कर ले आए और कहा कि अब और आगे अच्छे तरीके से निकल कर आएंगे, नदी का भी एक स्वरूप हो जाएगा। लेकिन ये जो पानी इंद्र देवता जो मानसूनी दौर में बरसाते हैं, इसका इनके पास कोई अभी तक विकल्प नहीं हो पाया है सिवाय मोटर लगाने के। ये पब्लिक सब जानती है, धार्मिक प्रचार और ये से कोई विकल्प नहीं है, इस विकल्प से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एक स्थायी समाधान के लिए स्थायी प्लानिंग बना करके लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे जो टाउन प्लानर जी कह रहे थे, मैं उनसे एक बात जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि जो ये मास्टर प्लानिंग बनती है, काफी बुद्धिजीवी लोग जो है ना, इंटेलेक्चुअल बॉडी बैठती है और वो बॉडी फाइनलाइज करती है कि भाई ये प्लानिंग पास हो गई है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इतने इंटेलेक्चुअल बॉडी बैठ करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ करके इसको पास करते हैं, तो कोई भी सड़क बनने के बाद वो 6 महीने के बाद ही दोबारा से उसमें सीवर की खुदाई के लिए क्यों शुरू हो जाती है, वाटर सप्लाई के लिए खुदाई क्यों होती है, टेलीफोन की लाइन के लिए खुदाई क्यों हो जाती है, और वो खुदाई होने के बाद कम से कम सालों साल ऐसे ही पड़ी रहती है, उसकी रिपेयर नहीं होती है। दूसरी बात भाई साहब, मैं भाजपा वाले अपने भाई से पूछना चाहूंगा, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और मैं कहता हूं भगवान करे ये इस बात के ऊपर खरा उतरे ताकि इस प्रदेश का भला हो सके। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 0% भ्रष्टाचार टॉलरेंस के ऊपर चली हुई है। कितने घोटाले गिनाऊं डॉक्टर साहब मैं आपको, कितने सरकार के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, यूरिया घोटाला, सरसों घोटाला और कितने कितने करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ। तीसरी बात, भारद्वाज साहब की बात को मैं बड़ा करता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई इनकी बॉन्ड के ऊपर बहस चल रही थी दोनों हमारे भाइयों की, इसमें कोई डाउट नहीं। ये कह रहे कि डीजल के ऊपर 17% की जो है ना ड्यूटी ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। डीजल के ऊपर आज के दिन हरियाणा प्रदेश की 23.5% की ड्यूटी ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं ये, और पेट्रोल के ऊपर लगभग 28% की ले रहे हैं। और 7 साल में ये सरकारी आंकड़ा है, 7 साल में 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने केवल और केवल डीजल और पेट्रोल से। ठीक है रवि सिंगला फाइनल कमेंट जो इस सवाल जो कर रहे थे विजेंद्र रेड्डी, उसी का जवाब दे दीजिए आप और सुझाव बहुत संक्षेप में। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, हम जो विकास प्लान जो बनाते हैं, डेवलपमेंट प्लान जो बनाते हैं, उसमें मेन ट्रंक सर्विसेज के बारे में डिजाइन करते हैं और जो अंदर विद इन सेक्टर एरिया होता है वो हमारे जो नीचे के लेवल के इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। सेक्टर के अंदर जो बड़े पूरे सेक्टर जो ट्रंक सर्विसेज हैं उनको डिजाइन करना मास्टर प्लान में दिखाया जाता है। लेकिन अगर कुछ अंदर कुछ सेक्टर प्लान के अंदर कोई गड़बड़ गलत तरीके से उसमें हो जाता है, कोई दिखाए जाते हैं, अलग से लेवल मेंटेन नहीं किए जाते जिस जो विकास प्लान में दिखाए गए हैं, उसकी गलतियों की वजह से ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ये इस चीज का बड़ा ध्यान भाई साहब, सीवर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, इन डिपार्टमेंट को साथ लो आप, इन सभी डिपार्टमेंटों को साथ लेना चाहिए। आप डिपार्टमेंट को बिल्कुल साथ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट प्लान में सारे इंजीनियर, सारे डेवलपमेंट के जितने भी एजेंसी हैं सब साथ में होते हैं डेवलपमेंट प्लान बनाते के समय, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है डॉक्टर राकेश कुमार, फाइनल कमेंट है आपका। देखिए, सरकार में जो होता है जवाबदेही उसी की होती है। दुख तो आपको भी है, दुख मुझे भी है, भारद्वाज साहब को भी है, लेकिन जिम्मेदारी तो सबसे प्रमुख आप ही की है। 7 साल में इन्होंने इतना पैसा सरकार ने बढ़ाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, जब एक आपदा का समय है, कोरोना आपदा के कारण 20 लाख करोड़ का भारतीय जनता पार्टी ने पैकेज दिया और 6,32,000 करोड़ का एक पैकेज और दिया जो लोगों के जीवन को बचाने का काम करना भी महत्वपूर्ण है। एक एक पैसा देश के हित के लिए, अपने नागरिकों के हित के लिए, वो सब 85 करोड़ लोगों को भोजन व्यवस्था करने का ये छोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आप उनके जीवन को बचाए रखने के लिए सारा काम ये कर रही है। ठीक है संजीव भारद्वाज, फाइनल कमेंट आपका, कुछ कहना विचार है आप? सरकार सब कुछ कर रही है, ऐसे ही हंगामा बरपा हुआ है। अतुल जी हिसाब इनका जो का तो कुनबा डोबा क्यों, ये बात, ये मुहावरा जो है ना, मुझे यकायक याद आ गया कि इनकी करोड़ों की बातें जो होती है ना, पूछो ही मत, पता नहीं कहां से करोड़ लगाते हैं। लोग सड़कों पे भूखे मरते हुए, ना कोई रोजगार है, अब किसान सड़कों पे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, बेरोजगार युवक सड़कों पे हैं,
आप ये देखो रमेश जी जोश में मत आओ। आपकी बारी में मैं बोलता हूं, आपकी बारी में हम बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से अपना समाप्त करिए। भारद्वाज साहब, रमेश जी नहीं है, राकेश जी है। ये डिस्टर्ब करने की एक भावना है इनकी। आप प्लीज राकेश जी अपनी बारी में बोला करें। गलत बात है। आपका भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में था उसको बिल्कुल खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है। बोलने दिया जाएगा। अब मैं आपको अतुल जी बताऊं, आपके माध्यम से इनको राकेश जी को भी बताऊं और जनता को भी बताऊं कि ये किस तरह से इन्होंने महंगाई बढ़ा दी और किस तरह से ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि सड़कों पे, पक्की सड़कों को भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रहे। आज जो मेरे भाई रेडू जी ने कहा, आप देखें किसान है वो सड़कों पे अपनी जान दे रहा है, कोई उद्योग ठीक है, लेकिन भारद्वाज साहब जैसे यकायक आपको याद आ गया ना, तो मुझे हमेशा याद रहता है कि लुटियंस को अंग्रेजों ने बसाया था, आज तक वहां पानी नहीं लगा। उनकी दूरदर्शिता क्या थी, उसकी कहानी क्या थी, वो आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोग सरकारों में रहते हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन उसी दिल्ली को मैं मानता हूं कि शीला दीक्षित के रहते बहुत कुछ वहां पर बदला, लेकिन बाकी उसी दिल्ली का हाल क्या है, लुटियंस को छोड़ के वो भी यकायक याद करने वाली बात नहीं है। वो हर दिन याद आता है जब जब यहां बारिश होती है। गुरुग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा पर हम चर्चा कर रहे हैं। कमोबेश ये प्लानिंग पूरे देश के पिछले कई सालों से ऐसी ही है, जिसको लेकर सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो प्लानिंग में कोई प्लानिंग नहीं दिखती है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और ये दिखा दिया जाता है कि सारा प्लान के साथ खड़ा हुआ है। फिर जब बारिश आती है तो कहते हैं अचानक बारिश आ गई, हम क्या करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि सिंगला आपका, डॉक्टर राकेश आपका, भारद्वाज साहब आपका और रेडू साहब आपका। तो हर साल की यही कहानी, हर साल पानी पानी, और गुरुग्राम में जो आज हुआ वो अपने आप में बहुत दुखद है कि अंडरपास में भी अगर किसी की मृत्यु हो जाए पानी में डूबने से, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। नमस्कार।